नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर में भारत आएंगे। श्री पुतिन ने भारत के साथ प्रभावी पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत और चीन इस महीने के अंत तक सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 23 महिलाओं सहित 103 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। मौसम विभाग ने आज बिहार में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और मीराबाई चानू ने नॉर्वे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर महीने में भारत का दौरा करेंगे। एक रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे दिसंबर महीने की शुरुआत में भारत की अपनी आगामी यात्रा को लेकर आशान्वित हैं। वे अपने प्रिय मित्र और रूस के भरोसेमंद साझेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सोची में 2025 वाल्डाई चर्चा क्लब में राष्ट्रपति पुतिन भारत में रूस की दीर्घकालिक विश्वास की पुनः पुष्टि की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को विचारपूर्ण और बुद्धिमान नेता बताया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी उनके राष्ट्र के हितों के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं। श्री पुतिन ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के दिनों से ही भारत रूस के संबंधों को विशेष और विश्वसनीय बताया। उन्होंने भारत द्वारा सोवियत संघ के समर्थन को सदा याद रखने की बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने बिना विवाद या भिन्नताओं के मित्रतापूर्ण संबंध बनाए हैं। समाचार कक्ष से मनोज। श्री पुतिन ने भारत के साथ प्रभावी पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारत और चीन अक्टूबर के अंत तक दोनों देशों के निर्दिष्ट स्थानों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करेंगे। सरकार के दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सामान्य बनाने के दृष्टिकोण के अंतर्गत इस वर्ष की शुरुआत से ही कई पहल की जा रही हैं। उड़ानें दोनों देशों के निर्धारित वाहकों के वाणिज्यिक निर्णयों और सभी परिचालन मानदंडों को पूरा होने पर निर्भर करेगी। उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम के अनुरूप फिर से शुरू होंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों का ये समझौता भारत और चीन के लोगों के बीच संपर्क को और सुगम बनाएगा। इससे द्विपक्षीय आदान प्रदान और अधिक सुगम होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने कल एयरबस के निदेशक मंडल और इंडिगो के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में भारत के नागर विमानन क्षेत्र को सुदृढ़ करने और भारत यूरोप आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोप के बढ़ते संबंधों का हवाला देते हुए भारत के नागर विमानन क्षेत्र के विस्तार से उत्पन्न अवसरों का उल्लेख किया। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत में विमानन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण साझेदारी और स्थिरता लक्ष्यों जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के विधानसभा चुनाव और देश के अन्य हिस्सों में कराए जा रहे उपचुनाव के लिए नवनियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ आज नई दिल्ली में एक बैठक करेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की संक्षिप्त बैठक में बिहार चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पुलिस और व्यय शामिल हैं। ये बैठक नई दिल्ली के भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में आयोजित होगी। पूर्ण निर्वाचन आयोग की टीम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में कल बिहार का दौरा करेगी। अगले दिन विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम स्टेशनरी क्षेत्र में जीएसटी कटौती पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्टेशनरी और शैक्षिक सामग्री पर बड़ी राहत दी है। छात्रों और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पेंसिल, नोटबुक, कॉपियां, अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ बुक और प्रयोगशाला नोटबुक अब पूरी तरह जीएसटी मुक्त हो गया है। पेंसिल, शार्पनर और इरेजर पर अब कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा जियोमेट्रिक बॉक्स और गणितीय उपकरण सेट पर पहले 12% जीएसटी था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इन बदलावों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए आवश्यक स्टेशनरी और शैक्षिक सामग्री की लागत कम होगी। छोटे दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं की बिक्री में भी वृद्धि की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती से जनता को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक बोझ कम होगा। हमारे घर में स्टेशनरी का सामान ज्यादा उपयोग होता था क्योंकि बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो इसमें अब 0% जीएसटी लिया जा रहा है। और पहले जो जीएसटी लिया जा रहा था इरेजर पे 5%, शार्पनर, कागज, इन सभी चीज पर 12% के आसपास जीएसटी था। चीजें अब हमें सस्ती दरों पर मिलने लग गई है, जिससे फायदा ये होता है कि बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कतें नहीं आ रही। सरकार इस कदम को शिक्षा को प्रोत्साहित करने, सीखने को बढ़ावा देने और सभी के लिए सामग्री को किफायती और सुलभ बनाने की व्यापक पहल का हिस्सा मानती है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। वस्त्र मंत्रालय ने आगामी खरीफ कपास सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की तैयारियों को बढ़ा दिया है। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने खरीफ कपास सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है। एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि निर्बाध खरीदारी, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन कर रहा है। इस वक्तव्य में कहा गया है कि बैठक के दौरान स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के परिचालन मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि रिकॉर्ड 550 कपास खरीदी केंद्र 11 राज्यों में कार्यरत किए गए हैं। ये केंद्र कपास के अधिक आमद के दौरान उन्नत लॉजिस्टिकल दक्षता और किसानों की अधिक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। राज्यों को कपास किसान एप्लीकेशन के जरिए भागीदारी और किसानों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 23 महिला माओवादियों सहित 103 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के जामली गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली के एक पुल से नदी में गिर जाने से 11 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के समय ट्रॉली में कुल 14 श्रद्धालु सवार थे जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे थे। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से देर रात तक बचाव और राहत कार्य जारी रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से देर रात तक बचाव और राहत कार्य जारी रहा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जामली गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नदी में गिर गई, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से देर रात तक बचाव और राहत कार्य जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि मृतकों के परिजनों के बैंक खातों में राहत राशि तुरंत जमा कराई जाएगी और खाद्यान्न की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पंधाना से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर जो हमारा जामली गांव है, वहां पर यहाँ का एक WRD का तालाब है, उसमें राजगढ़ गांव से विसर्जन करने के लिए एक ट्रॉली आई थी। ट्रॉली को थोड़ा अंदाजा कम था यहाँ की गहराई का और बच्चे अति उत्साह तालाब के अंदर तक चले गए और वहाँ दुर्भाग्यवश ट्रॉली पलटी खा गई। अभी तक लगभग 10 डेड बॉडी निकाल चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। होमगार्ड, SDRF की टीम यहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है। यदि और कोई बॉडीज अंदर हैं तो उनको भी निकाला जाए। विपिन मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विभाग ने आज बिहार में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बिहार में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पटना, नवादा, अरवल, जमुई, शेखपुरा, दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर और सहरसा सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कल विजयादशमी के अवसर पर कई स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम प्रभावित हुए और पूजा पंडालों में भी बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी कमी आई है और ठंड का एहसास बढ़ गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। भारत ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हीटन पार्क सिनेगॉग पर योम किपुर प्रेयर मीट के दौरान कल हुए आतंकी हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में इस दुख की घड़ी में ब्रिटेन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। मंत्रालय ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह बर्बर हमला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हुआ। मंत्रालय ने कहा कि यह हमला आतंकवाद की बुरी ताकतों से विश्व को मिल रही चुनौतियों की एक डरावनी चेतावनी है। स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिक का कल मुंबई में निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। श्री पारिक को अपने जीवन काल में 2 बार जेल जाना पड़ा था। उन्होंने छात्र कांग्रेस के मुंबई इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवा दी थी। नॉर्वे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। चानू ने 84 किलोग्राम स्नैच और 115 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क सहित कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में कोरिया को पिछले साल के विश्व चैंपियन री सौगम ने स्वर्ण पदक जीता। क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 विकेट के नुकसान पर बनाए गए 121 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली पारी में 162 रन पर सिमट गई थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान कि लोकतांत्रिक तरीके से ही बदलाव संभव, हिंसा से नहीं होता कोई लाभ, अमर उजाला में प्रमुखता से है। दैनिक जागरण ने उनके इस कथन को पहली खबर बनाया है कि स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि सभी अखबारों में है। हरिभूमि ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है कि गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार। कल बेमौसम हुई बारिश ने कई जगह धोया रामलीला का रंग। हिंदुस्तान सहित अधिकतर अखबारों में सचित्र है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रावण दहन कार्यक्रम में बाधा बनी झमाझम बारिश। कुल्लू के दशहरे के शुभारंभ को सचित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका ने इसे अनूठी परंपरा बताते हुए लिखा है कि भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से शुरू हुआ उत्सव 7 दिन तक चलेगा। ऑनलाइन मनी गेम नियमों का उल्लंघन होगा गैर जमानती शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है, सरकार ने जारी किया मसौदा, कंपनी के सभी कर्मचारी होंगे जिम्मेदार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर में भारत आएंगे। श्री पुतिन ने भारत के साथ प्रभावी पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत और चीन इस महीने के अंत तक सीधी हवाई सेवाएं फिर शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 23 महिलाओं सहित 103 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। मौसम विभाग ने आज बिहार में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और मीराबाई चानू ने नॉर्वे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।